नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:23 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने 113 बार तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल, सीआरपीएफ ने जताया खतरा। दिल्ली, एमपी समेत 4 राज्यों में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बम बनाने का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी बालाकृष्ण भी शामिल। दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट की टेल में लगी आग, 100 यात्री थे सवार। विदेश मंत्रालय की चेतावनी, रूसी सेना में भर्ती के लुभावने ऑफर से दूर रहें। इजराइल का 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत। नेपाल में पीएम के नाम पर आपस में भिड़े जैन जी के ग्रुप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा की। सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खतरा बताया है। उन्होंने ये चेतावनी राहुल गांधी द्वारा बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने पर जारी की गई है। 2020 से अब तक राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा घेरा तोड़ा है। अब सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने से बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि इससे पहले भी वो इस मुद्दे को उठा चुकी है। राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL कवर के साथ सबसे उच्च स्तर की Z+ सिक्योरिटी मिली है। इस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किया जा सके। बता दें कि केंद्र ने 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके 2 बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई SPG सुरक्षा वापस ले ली थी। इस सुरक्षा कवर की जगह सीआरपीएफ ने ले ली थी। SPG सिक्योरिटी गांधी परिवार के पास करीब 3 दशक तक रही है। अब बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि झारखंड से 2 और दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है। संदिग्ध आतंकवादियों के पास से विस्फोटक सामग्री, सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बेयरिंग्स और सेफ्टी ग्लास, रेपेस्ट्री मास्क, सर्किट वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप और हथियार मिले हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। ये 500 लोग 20 से 25 साल के हैं। दानिश झारखंड से था। इसी ने बाकी लोगों को जोड़ा था। आफ्ताब अंसारी बम्बई, कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश, आफ्ताब को दिल्ली और आदम हुमेजा को तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकी भारत में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी मोडेम बालाकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। SP निखिल राखेचा ने बताया कि मैनपुरी थाना क्षेत्र में पहाड़ी इलाके मटाल में से ये मुठभेड़ हुई। मैनपुरी थाना क्षेत्र जंगल में सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे, तभी उनका सामना नक्सलियों से हो गया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि STF, कोबरा और राज्य पुलिस के जवान इस अभियान में शामिल थे। अभी आगे और सर्च अभियान चलाया जाएगा। अब बात करते हैं एक और विमान हादसे की। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट के पिछले हिस्से में गुरुवार को आग लग गई। ये विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए खड़ा हुआ था, तभी एक दूसरे विमान के पायलट ने इसकी जानकारी दी। इस फ्लाइट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्लेन को सुबह 8:10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। काठमांडू पहुंचने का समय 9:55 बजे था, लेकिन पिछले हिस्से में पाइप में आग लगने की वजह से प्लेन ने सब ठीक होने के बाद दोपहर 3 बजे उड़ान भरी। एयरलाइंस के मुताबिक आग की खबर मिलते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं बात करते हैं एक और फ्लाइट हादसे की। दिल्ली से बुधवार रात एयर इंडिया सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में खराबी आ गई। इसमें 200 से ज्यादा यात्रियों को लगभग 2 घंटे तक फ्लाइट में बैठे रहने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया गया।
बताया जा रहा है कि फ्लाइट में एयर कंडीशन सिस्टम और बिजली सप्लाई में खराबी थी। अब खबर रूसी सेना के बारे में। हरियाणा के युवाओं द्वारा रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती का वीडियो सामने आने के बाद अब विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया है। भारत सरकार ने गुरुवार को रूस से मांग की है कि वो अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करने की प्रथा को खत्म कर दे और पहले से सेना में शामिल भारतीय नागरिकों को भी छोड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जनता को सलाह दी है कि वे रूस की सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान न दें, क्योंकि ये खतरा है। दरअसल फरवरी 2022 से चल रही रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी सेना पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने जंग में किराए के और दूसरे देशों के लोगों को जबरन भेजा है। इनमें कई भारतीय भी हैं जो नौकरी की तलाश में रूस गए लेकिन वहां फंस गए। अब खबर इजराइल से। इजराइल ने 72 घंटे के अंदर 6 देशों पर हमले कर एक बड़े खतरे को आवाज दे दी है। इसमें गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और टूनेशिया शामिल है। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच किए गए। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। अब खबर पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब अंतरिम पीएम के नाम को लेकर प्रदर्शनकारी जेनजी ही आपस में भिड़ गए हैं। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों की झड़प हो गई, जिसमें कई युवक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया। गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत की समर्थक है और उन्हें स्वीकार नहीं है। गुट में मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह पीएम बने। बालेन नहीं बनते तो धरान मेयर हरका संपांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। आर्मी ने एहतियाती राजधानी और उससे सटे इलाकों में 3 दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं कई भारतीय अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।